रुकिए और रुक करते हैं। ट्रेजरी घोटाले में देखिए एसआईटी की ओर से बड़ी कार्रवाई हुई है। ये मामला है झारखंड के रांची का, जहां पर एसआईटी ने घोटाले में शामिल अभियुक्त काजल मंडल को गिरफ्तार किया है। आरोपी काजल मंडल बोकारो जिला में आरक्षी के पद पर है और बोकारो एसपी ऑफिस की लेखा शाखा में तैनात। और आपको ये बताते चले, यहाँ पर उसे आरोपी लेखापाल कौशल कुमार पांडे का सहयोगी भी बताया जा रहा है। अभी अभियुक्त कौशल कुमार पांडे के खाता से भेजी गई और यात्रा मद से प्राप्त राशि से निकासी की गई। कुल 8,75,000 की राशि उसके बोकारो स्थित घर से बरामद हुई। बता दें आपको, इस मामले में लेखापाल कौशल कुमार पांडे होमगार्ड जवान सतीश कुमार उर्फ सतीश कुमार सिंह के साथ लेखा शाखा में तैनात एएसआई अशोक कुमार भंडारी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। तो छापेमारी में देखिए यहाँ पर 8,75,000 की बरामदगी हुई है। ट्रेजरी घोटाले में बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई हुई है और एसआईटी ने घोटाले में शामिल अभियुक्त काजल मंडल को गिरफ्तार किया है। और गुमला से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेजरी में 28 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया और इसका खुलासा महालेखाकार के द्वारा आईएफएमएस डाटा की समीक्षा के दौरान हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये अवैध निकासी साल 2017 से 2025 के बीच में की गई और मामले को गंभीरता से लेते हुए गुमला के उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भारत नेपाल सीमा के बाजारों में यहां पर छापेमारी की। लगभग 69 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड और हवाला के पैसे को बरामद किया गया। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में साइबर डीएसपी ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमावर्ती इलाके में साइबर फ्रॉड का पैसा नेपाल भेजा जाता था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 11 मोबाइल और नोट गिनने की मशीन, कई नेपाली खाते भी पकड़े गए। तो साइबर फ्रॉड के 69 लाख रुपए जब्त हुए हैं। मोतिहारी से ये बड़ी खबर। विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के जो ऐसे कार्य है जो अवैध है, जिसको करना प्रतिबंधित है, उसको उस कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के घर पे, दुकान पे छापामारी कर कुल लगभग 56,71,600 रुपये भारतीय मुद्रा एवं 13,67,800 रुपये नेपाली करेंसी जो है ये बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त 11 मोबाइल, एक कैश काउंटिंग मशीन, टैब एक ये चीज़ बरामद की गई है। इसके अलावा बहुत सारे बैंक अकाउंट्स बरामद किए गए हैं। और अगली खबर आरा से, जहां रेल पुलिस ने जगजीवन हॉल्ट और आसपास के रेल क्षेत्रों में सक्रिय एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह न सिर्फ ट्रेनों में अवैध रूप से चेन पुलिंग का काम करते थे, बल्कि शराब की तस्करी भी कर रहा था। विरोध करने पर यात्रियों के साथ मारपीट की जाती थी, पत्थरबाजी भी ये करते थे। रेल पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया। छापेमारी करते हुए गिरोह के सरगना सरोज कुमार समेत 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, पकड़े गए आरोपियों में से 5 सदस्य पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। आरोपियों ने माना कि वो लंबे समय से ट्रेनों में चेन पुलिंग कर शराब उतारने का काम कर रहे थे। इनके पास से 6 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए। कांड का अनुसंधान के दौरान तकनीकी सहायता से घटनास्थल को विजिट करने के बाद और कुछ वीडियो जो पुलिस को प्राप्त हुई थी, उसके अवलोकन के उपरांत कुल 27 लोगों का एक गिरोह चिन्हित किया गया है, जिस गिरोह का सरगना सरोज कुमार है। और इस 27 लोगों में से 9 लोगों को गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है और इसी बीच पुलिस ने स्पिरिट कारोबार से जुड़े फरार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। और इसके साथ ही देखिए, बैंड बाजा लेकर के स्पिरिट माफिया के घर पुलिस पहुंच गई। पहले माफियाओं के घर के बाहर बैंड बजवाया और फिर माफिया की काली करतूत लोगों को बताई। साथ ही देखिए, फरार अपराधियों के घर के बाहर कोर्ट में सरेंडर करने का नोटिस भी चिपकाया है। शराब कांड के बाद पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है और जो स्पिरिट कारोबार से जुड़े हुए माफिया हैं, जो कि फरार चल रहे हैं, अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं, उन अपराधियों के घर पर पुलिस पहुंच चुकी है और यहां पर नोटिस चिपका दिया है। बैंड बाजे के साथ पुलिस पहुंची है और उन अपराधियों के बारे में
उन फरार माफियाओं के बारे में दरअसल पुलिस ने आसपास के सभी लोगों को बताया है, सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि ये लोग क्या काम करते हैं, ये माफिया हैं। और इसके बाद पुलिस छापेमारी में भी लगातार जुटी हुई है। और वहीं औरंगाबाद पुलिस ने गाजे बाजे के साथ गोह पहुंचकर नाबालिग अपहरण मामले के आरोपी मोहम्मद अरशद के घर पर भी इश्तहार चिपकाया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यायालय के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में आरोपी को 48 घंटे के भीतर सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया, नहीं तो घर की कुर्की जब्ती होगी। ये जानकारी दी जा चुकी है। अरशद पर जहानाबाद के V2 मॉल के पास से नाबालिग के अपहरण का आरोप है और इस केस के बाकी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अरशद अभी भी फरार चल रहा है, जिसके बाद टीम वहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 48 घंटे के भीतर अरशद को सरेंडर करना होगा और अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो फिर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अब एक अलग अंदाज में पुलिस लगातार अपराधियों के घरों तक पहुंच रही है, उनके मोहल्लों तक पहुंच रही है, ताकि लोग भी जान पाए कि आखिर ये क्या काम करते हैं। गाजे बाजे के साथ आरोपी के घर जब पुलिस पहुंची थी, उसी वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इश्तहार चिपकाया गया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि 48 घंटे के भीतर सरेंडर अरशद करे, नहीं तो उसके घर की कुर्की जब्ती कार्रवाई होगी। और अब बात करते हैं धनबाद के केंदुआ डी की, जहां पर धरती अब खतरा बन गई है। यहां पर केंदुआ में फिर भूधसान होने से हड़कंप मचा है। अचानक धनबाद बोकारो सड़क पर गोफ बन गया और इस गोफ में बारिश का पानी तेजी से समा रहा है, जिससे भूमिगत आग धधकने, जहरीली गैस निकलने और गोफ का दायरा बढ़ने की आशंका है। हर तरफ डर का माहौल है, लोग दहशत में हैं। बीसीसीएल के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। फिर भूधसान, कब होगा समाधान? बार बार भूधसान, आफत में जान। केंदुआ डीह में फिर तबाही का मंजर। बड़ा सवाल, कब तक जाती रहेगी जान? तबाही की ये 3 तस्वीरें, तारीख भले ही अलग हो लेकिन मंजर एक है। एक जख्म भरता नहीं तब तक दूसरा जख्म मिल जाता है। जो एक कभी न भरने वाला नासूर बना जा रहा है, कोयलांचल में जारी भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही के संकेत दे दिए हैं। नए भूधसान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है, जिससे राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों की कमर टूट गई है। सड़क के अस्तित्व पर आए इस संकट ने धनबाद और बोकारो के बीच के संपर्क को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया है। जी हां, ये तस्वीरें केंदुआ थाना क्षेत्र की हैं, जहां धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर पहले से बने गोफ के पास एक नया गोफ बन गया है। सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह धंस गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने एहतियातन मुख्य मार्ग को दोनों ओर से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया है। इससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। और जिला प्रशासन का नाकामी यहाँ साफ नजर आ रहा है। पिछले 15 दिनों से इन्होंने क्या साइंटिफिक रीजन नहीं जान पाया? क्या इन्होंने वैज्ञानिकों की टीम से बात नहीं किया? मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का मनसा साफ नहीं है। इन लोगों का मनसा है कि यहाँ का लोग उजाड़ दे। बार बार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए जिला प्रशासन और बीसीसीएल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी विधायक कहते हैं कि प्रबंधन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, जबकि आम जनता की जान जोखिम में है। लोगों को यहाँ हमेशा डर बना रहता है, कब जमीन धंस जाए कोई भरोसा नहीं। उनकी जान चली जाए, इसकी चिंता प्रशासन को और बीसीसीएल को नहीं, बल्कि वो और खौफ पैदा करके उनको उस जगह से भगाना चाहते हैं, जिससे कि वो जल्दी से भाग जाए और हम वहाँ से कोयला निकाल करके बेचें। बता दें, केंदुआ का ये इलाका लंबे समय से डेथ जोन बना हुआ है। 15 अप्रैल को इसी जगह पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। पिछले साल 31 नवंबर में भूमिगत खदान में विस्फोट के बाद जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई थी। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि समस्या केवल भूधसान की नहीं, बल्कि अधूरी पुनर्वास योजनाओं और प्रशासनिक लापरवाही की भी है। अब सवाल उठता है कि कब तक कोयलांचल में मौत के गड्ढे खुलते रहेंगे? क्या अब भी नहीं जागेगा प्रशासन, या फिर किसी बड़े हादसे के बाद ही होगी कार्रवाई? न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
और चलिए अब आपको मौसम अपडेट देते हैं। बिहार में आज बारिश को लेकर अलर्ट है। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ठनका गिरने की चेतावनी जाहिर की गई है। 50 किलोमीटर रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। तो मौसम का मिजाज अभी बदला हुआ है बिहार में और आज के लिए भी अलर्ट है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 50 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जाहिर की गई है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है और घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप मौसम का पूर्वानुमान जरूर देखें। मौसम विभाग की तरफ से जो भी अलर्ट दिया जा रहा है उसको लेकर सचेत रहें। देखिए, गोपालगंज में लगातार बारिश के बाद सड़कों और कई मोहल्लों में जलजमाव हो चुका है। मॉडल सदर अस्पताल परिसर सहित प्रमुख मार्गों पर घुटने भर पानी जमा हो गया है। आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद के ड्रेनेज सिस्टम की बदहाल स्थिति के कारण पानी निकासी नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी किस तरीके से भर चुका है। घुटने भर पानी जमा हो गया है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं जमशेदपुर में तीसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश ने स्वच्छता अभियान की पोल खोलकर रख दी है, जिससे कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी है। कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। मौसम विभाग ने 5 मई तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। और ये देखिए, ये बरसात का मौसम नहीं है और गर्मी के दिनों में जब मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, उस वक्त अगर ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कितना काम किया गया है और कितनी तैयारी की गई है। ये गाड़ियों के पहिए आप डूबे हुए देख रहे हैं। बारिश जमकर हुई है। मौसम अभी भी बदला रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और 5 मई तक के लिए ये अलर्ट है। जमशेदपुर शहर में लगातार जो है 3 दिनों से बारिश हो रही है और आज शाम तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह हो रही है। दोपहर होते ही पूरी तरह से आसमान में बादल, काले काले बादल छा गए और उसके बाद शाम होते ही आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और आपको बता दूं कि लगातार 3 दिनों से जमशेदपुर में इसी तरह मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि हो रहा है। हालांकि आज का जो ये बारिश है वो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बरसात की तरह ये बारिश हो रही है। कई सड़कों पर जो है जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। ये तस्वीर अभी मैं आपको बिष्टुपुर के मेन रोड का दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि घंटों की बारिश ने ही स्वच्छता सर्वेक्षण की पोल खोल कर रख दी है। मूसलाधार बारिश के चलते आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो है घुटने भर पानी जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। ये जमशेदपुर के बिष्टुपुर क्षेत्र का ये मेन रोड है, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आधी से अधिक जो है वो डूबने लगी है, क्योंकि जिस तरह बारिश हो रहा है और बारिश का कहर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां जमशेदपुर का पारा 42 डिग्री से 44 डिग्री पहुंच गया था, मगर लगातार मौसम और इंद्रदेव जो है लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए जो है लगातार बारिश हो रही है। और ये बारिश इस बार का कहीं ना कहीं गर्मी में कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि जिस तरह मूसलाधार बारिश हो रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जमशेदपुर के लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख रही है और कहीं ना कहीं गर्मी के महीने में ठंड का एहसास हो रहा है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर आप पूरी तरह से ये तस्वीर देख सकते हैं कि दर्जनों गाड़ियां जो है वो पूरी पानी से लबालब हो चुकी है, क्योंकि मूसलाधार बारिश के चलते जो बारिश और नाली का पानी जो है वो सड़कों पर भर चुका है। और शहर के तमाम क्षेत्रों की इसी तरह तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। दूर तक जहां तक नजरें जाएगी, सड़क के किनारे जो वाहन है, वाहन पूरी तरह से डूब गए हैं। 2 पहिए वाहन आप देख सकते हैं कि किस तरह बारिश जो हो रही है, मूसलाधार बारिश, उससे पूरी तरह से वाहन पूरी तरह से डूब चुके हैं। और हालांकि जिस तरह बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जिससे लोग काफ़ी खुश हैं। जहां एक तरफ गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, मगर अब 3 दिनों से जो ये बारिश हो रही है कहीं ना कहीं शहर के लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 4 से 5 मई तक इसी तरह का मौसम रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं जमशेदपुर के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पेयजल संकट और बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू नहीं होने पर बीजेपी ने 11 मई को डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसकी तैयारी को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें भीषण गर्मी में जारी जल संकट को लेकर सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। साथ ही बोकारो हवाई अड्डा बनकर तैयार होने के बाद भी उड़ान सेवा शुरू नहीं होने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। 11 मई को
जो पानी का जो किल्लत है पूरे जिले में, और जो आज हजारों की संख्या में जो आज चापानल जो बेकार पड़ा हुआ है, उसके लेके हम लोग कार्यक्रम होगा। डिटेल से इस बात को रखा जाएगा ताकि आम पब्लिक के अंदर में जो भ्रम है वो भ्रम टूटे और एक सही दिशा में एयरपोर्ट चालू हो जल्द से जल्द। इसके लिए हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और वहीं राजधानी रांची स्थित आड्रे हाउस में 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला 2026 की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन 3 मई तक चलेगा। मेले में 125 स्टॉल धारकों को निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं, जहां झारखंड की लोक संस्कृति, हस्तशिल्प, स्वदेशी उत्पादों की झलक देखने को मिल रही है। सोहराय पेंटिंग, लीफ आर्ट, खादी वस्त्र, डोकरा और माटी कला के उत्पाद के साथ ही बांस से बने सामान और लाह की चूड़ियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं और स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार अचार, पापड़ समेत विभिन्न उत्पाद वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, सीएम और राज्यपाल ने उद्घाटन किया है और यहां पर संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। सब में केवल एक आयोजन ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, स्वदेशी चेतना और आत्मनिर्भरता के संकल्प का जीवंत प्रतीक है। जो राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरता है। 12वीं क्लास में अव्वल आने वाला एक छात्रा हमारे झारखंड से ही है, जमशेदपुर की बच्ची है। आज हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे नीट जैसे एग्जामों को क्रैक कर रहे हैं। तो कई ऐसे चीजें हैं। क्षमता की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है इस राज्य में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहें, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में कहें, चाहे सांस्कृतिक चीजों को लेकर आगे बढ़ने को लेकर कहें। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एवं प्रधानमंत्री जी का हम सबको निर्देश था कैसे आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला और कुछ दिन में ही हमारे वीरों के द्वारा, पराक्रम के द्वारा पिछले वर्ष जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को नींव पिला दिया था, उसकी भी पहली वर्षगांठ है। तो ऐसे हजारों स्कूल के बच्चों के द्वारा लगभग 30-32 हजार बच्चे, उनकी जो कलाकृति हुई ऑपरेशन सिंदूर पे, उनको जो पेंटिंग की, उसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एक 3 दिवसीय जो आयोजन है उसमें 53 स्कूल के 10,000 बच्चे भाग ले रहे हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक बच्चे अपनी विविध जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेते हैं और फिर 6 बजे से 9 बजे तक देश के प्रख्यात कलाकार उसमें अपनी प्रस्तुति देते हैं। धनबाद में लगातार बढ़ती जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार स्टील गेट पर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा। मेयर संजीव सिंह, नगर निगम और ट्रैफिक डीएसपी अरविंद सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, नई ट्रैफिक योजना पर चर्चा की। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के स्टील गेट इलाके में जाम की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। क्रॉचमेंट वाले इलाके को भी देखें, कुछ जगह कट बंद करने की बात हुई, कुछ हुआ कि हम लोग कंटिन्यू करें उसको। जो डिवाइडर है वो डिवाइडर आप देखेंगे कि बहुत जगह डिवाइडर नहीं है, जिसके कारण गाड़ी जहां से होती है वहीं से मुड़ जाती है। तो ये सब बिंदुओं पे विचार हुआ है। हम लोग उसको ट्रायल के आधार पे कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और देखेंगे कि अगर उससे हमको कुछ निजात मिलता है तो आगे की। तो रोड क्रॉसिंग है उसके वजह से जाम लग रहा है, तो इसी को विशेष को देखते हुए यहाँ पे बातचीत चल रही है कि एक ट्रायल बेसिस पे हम लोग यहाँ काम करेंगे और जो यू टर्न के चक्कर में या रोड क्रॉसिंग के चक्कर में जो लंबा जाम लगा रहता है उस परिस्थिति को हम लोग देखते हुए यहाँ पे उस पे काम कर रहे हैं और वही निरीक्षण करने के लिए आए थे। और चलिए अब आपको 7 साल के समुद्री सिकंदर से मिलवाते हैं, जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। इस नन्हे तैराक ने 10 घंटे से भी कम समय में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और वो भी लहरों से लड़ते हुए। देखते हैं ये रिपोर्ट।
7 साल का तैराक बना वर्ल्ड चैंपियन। 30 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे 50 मिनट में पूरी। छोटी उम्र में बड़ा खिताब, रांची के ईशांक ने रचा इतिहास। समुद्र की लहरों को चीरकर आगे बढ़ते इस बच्चे के हौसले की आज दुनिया दाद दे रही है। रांची के रहने वाले 7 साल के ईशांक सिंह ने अपनी शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ता का लोहा मनवाते हुए समुद्री इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। 30 अप्रैल को ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच दुर्गम पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बनने का गौरव हासिल कर लिया। श्रीलंका से भारत तक पाक जल डमरू मध्य तैरकर पार किया। 30 किलोमीटर की दूरी लगभग 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की। ऐसा करने वाले दुनिया के वे सबसे कम उम्र के स्विमर बन गए। यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पाक स्ट्रेट स्विमर का खिताब भी मिला। ईशांक के इस साहसिक अभियान की शुरुआत श्रीलंका के तलाई मन्नार तट से तड़के सुबह 4 बजे हुई। हिंद महासागर की अनिश्चित लहरों, अत्यधिक खारे पानी और बदलते ज्वार भाटे की चुनौतियों का सामना करते हुए ईशांक निरंतर आगे बढ़ते रहे। इन कठिन परिस्थितियों ने दशकों से अनुभवी तैराकों की भी परीक्षा ली है, लेकिन 7 साल के इस बालक के हौसले डगमगाए नहीं। लगातार 9 घंटे और 50 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ईशांक दोपहर 1:50 पर धनुषकोडी के अरिचल मुनाई पहुंचे, जो भारत में है। जैसे ही उन्होंने रामेश्वरम की रेत पर कदम रखा, वहां मौजूद भीड़ और समुद्री अधिकारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका भव्य स्वागत किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस उपलब्धि के लिए ईशांक को बधाई दी। पूरा देश ईशांक पर गर्व कर रहा है और करे भी क्यों न। इस 7 साल के समुद्री सिकंदर ने वो कर दिखाया है जो करने में बड़े बड़े तैराक हांफने लगते हैं। रांची से संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया जारी है और इसी कड़ी में रांची के सीएम आवास में जनगणना से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों की टीम पहुंची। सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन इस मौके पर मौजूद रही। इस दौरान मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने ऑनलाइन स्वगणना पोर्टल पर पंजीकरण करने से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जानकारी लेने के बाद स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। सीएम ने झारखंड की जनता से जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। तो देखिए, घर जाकर के सर्वेयर जो है वो डेटा जुटाने वाले हैं, लेकिन आपको कुछ दिनों का समय मिला है जहां पर आप स्वगणना कर सकते हैं। सभी जिलों में प्रशासनिक तौर पर तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। जनगणना 2027 जारी है। घर घर जाकर के आंकड़े जुटाएंगे प्रकणक और जो सेंसस ऑफिसर्स हैं वो घर घर पहुंचेंगे। आम जन के भविष्य को सही आधार मिलेगा। और अब बात एनसीए की करते हैं। एनसीए यानी कि नेशनल क्रिकेट अकादमी के हेड वीवीएस लक्ष्मण नॉर्थ ईस्ट सीनियर मेंस क्रिकेट कैंप में शामिल होने रांची पहुंचे और इस दौरान वो कैंप में शामिल खिलाड़ियों को टिप्स देते हुए नजर आए। वीवीएस लक्ष्मण का रांची दौरा 2 मई तक के लिए है और इसी बीच जेएससीए की ओर से आईपीएल की तर्ज पर झारखंड में T20 लीग टूर्नामेंट की घोषणा कर दी गई। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य में प्रोफेशनल झारखंड T20 लीग शुरू करने के लिए एसजे अपलिफ्ट को जिम्मेदारी सौंपी है। 7 साल के समझौते के तहत लीग का संचालन होगा और इसमें पहले सीजन में 6 फ्रेंचाइजी को शामिल किया जाएगा। और जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि इससे पहल से झारखंड के क्रिकेटर्स को बड़ा मंच मिलेगा, राज्य में क्रिकेट को नई पहचान मिलेगी, खिलाड़ियों का भविष्य अच्छा होगा और झारखंड T20 लीग को लेकर एक बड़ी पहल की गई, बड़ा फैसला भी किया गया। आईपीएल की तर्ज पर ये झारखंड T20 मैच खेला जाएगा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। देखिए, चुनावी अनियमितताओं की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान कराने के आदेश दिए हैं, यानी कि रीपोलिंग होगी और 142 मगरहाट पश्चिम और 143 डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है।
तो फिलहाल चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को इन मतदान केंद्रों पर हुई मतदान को निरस्त कर दिया है और 2 सीटों के 15 बूथों पर आज जो है रीपोलिंग होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर रीपोलिंग, दोबारा से मतदान, मगरहाट पश्चिम सीट पर रीपोलिंग। और यहां पर आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर आज दोबारा से वोट डाले जा रहे हैं। दरअसल चुनावी अनियमितताओं की शिकायत मिली थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है पुनर्मतदान कराने का। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।